सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायो का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जो पहली यूनिट का है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और उसका फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। तो पहले हम लोग बायो की कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं। बायो में जो पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो आप लोग अपने चारों तरफ देखते होंगे पेड़ पौधे और जितने भी एनिमल्स प्लांट्स जितने भी लिविंग चीज़ें देखेंगे, यूनिट का नाम ही है क्या, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। देखिए, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स। देखिए, डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं विभिन्नताएं। कितने टाइप के पाए जा सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, विभिन्नताएं मतलब टाइप्स। एक हिसाब से आप बोलेंगे टाइप्स, ठीक। इन द लिविंग वर्ड्स, लिविंग वर्ड्स को आप लिख सकते हैं लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स, ठीक। अब देखिए, लिविंग बीइंग्स मतलब क्या क्या हो सकता है। हम लोग एनिमल्स में ही तो आते हैं, जैसे एनिमल्स, एनिमल्स ले लीजिए, प्लांट्स, प्लांट्स ले लीजिए, और मोनेरंस। अब मोनेरंस क्या होते हैं, बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, ये सब किस में आते हैं, मोनेरा में। ये सब किस में आते हैं, मोनेरा में। मोनेरा एक किंगडम होता है जो आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। मोनेरंस, एनिमल्स, प्लांट्स, मोनेरंस, बैक्टीरिया। मोनेरंस इसमें क्या आएंगे, आपके सारे बैक्टीरिया। फंगस ले लीजिए, फंगस, फंगस और एल्गी वगैरह, ये सब हमारे क्या हैं, लिविंग बीइंग्स हैं। ये सारी चीजें लिविंग हैं, ये सब क्या हैं, लिविंग हैं। इसी में क्या देखना है, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये क्या है आपका फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट आपका क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। देखिए, ये भी लिख लेंगे पहले, फिर उसके बाद चलेंगे इसके साइंटिस्ट पे। हर यूनिट में आप देखेंगे, बायो में हर यूनिट के स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट दिए होते हैं। जैसे 11th और 12th मिला के 10 यूनिट्स हैं बायो में, 11th में 5 और 12th में भी 5। तो 11th में 5 साइंटिस्ट, उनकी हर एक चीज़ दी गई है हर यूनिट के स्टार्ट में, और 12th में भी 5 साइंटिस्ट, 5 यूनिट 5 साइंटिस्ट, ठीक। देखिए, अब इसमें डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स में एक साइंटिस्ट दिए हुए हैं अर्नस्ट मेयर। पहले ये देखेंगे बायोलॉजी, बायोलॉजी। बायो मतलब होता है लिविंग चीज, जैसे अभी देखा था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो वो बायो में ही देखेंगे ना। तो बायो मतलब होता है लिविंग, और लॉजी मतलब किसी भी नाम के आगे अगर लॉजी लग गया तो मतलब उस चीज की स्टडी करना, स्टडी। इसका मतलब क्या हुआ, बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स या लिविंग बीइंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, इसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। देखिए, अब जो बायोलॉजी होता है इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। और एक क्या होता है, बॉटनी।
बॉटनी, इसको क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों के बारे में। अगर जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी टर्म दिया किसने, एरिस्टोटल ने। टर्म गिवन बाय कौन साइंटिस्ट ने दिया, एरिस्टोटल। जूलॉजी टर्म गिवन बाय एरिस्टोटल। बॉटनी टर्म किसने दिया, बॉटनी टर्म गिवन बाय थियोफ्रास्टस। किसने, थियोफ्रास्टस। बॉटनी टर्म गिवन बाय थियोफ्रास्टस। तो देखिए बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स या लिविंग बीइंग्स। इसके भी दो पार्ट, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। अब देखिए जूलॉजी टर्म किसने दिया था, एरिस्टोटल ने, साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल। और बॉटनी टर्म किसने दिया, थियोफ्रास्टस ने। यहाँ पे एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने जूलॉजी टर्म दिया और थियोफ्रास्टस साहब ने बॉटनी टर्म दिया। अब देखेंगे, ये भी लिख लेंगे, अपनी जानकारी के लिए लिख लेंगे। अब देखिए अभी क्या बताया था, हर यूनिट के पहले एक साइंटिस्ट आते हैं। 11th और 12th मेजरली देखेंगे तो उसमें देखेंगे हर यूनिट के पहले एक साइंटिस्ट आते हैं। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में एक साइंटिस्ट आए, अर्नस्ट मेयर। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स के पहले एक साइंटिस्ट आए, अर्नस्ट मेयर। अब इनको देखो, इनका पार्टिसिपेशन क्या था, बहुत ज्यादा चीजें नहीं याद रखनी है। ये देखिए ये क्या लिखा है, 100 लिखा है। 100 इनका क्या था, मैजिकल नंबर। 100 इनका मैजिकल नंबर है। क्यों, क्योंकि इनका जो बर्थ हुआ था वो 1904 में हुआ था। 1904 से और 2004 ये इनकी लाइफ स्पैन है। लाइफ स्पैन मतलब बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन में लिख लीजिए, लाइफ स्पैन क्या होता है, टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। यहाँ पे टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ लिखा है। इसका क्या मतलब, नेचुरल डेथ मतलब ये होता है कि कोई अनकंडीशनल डेथ ना हो, उसका अपना नेचुरल डेथ ही होना चाहिए। टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, इस टाइम ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। तो अर्नस्ट मेयर साहब का लाइफ स्पैन कितना था, 1904 से 2004 कितना हुआ, 100 ईयर्स। कितना हुआ, 100 ईयर्स। अब देखिए एक 100 का मतलब तो ये हो गया कि 1904 से 2004 तक ये जिए, 100 साल इन्होंने जिया। अब दूसरा देखिए, टॉप 100 साइंटिस्ट में इनका नाम शुमार है। अर्नस्ट मेयर साहब का टॉप 100 साइंटिस्ट में नाम इनका शुमार है। तो यहाँ पे ही वॉज लिस्टेड among top 100 साइंटिस्ट। अच्छा,
100 का मतलब 1904 से 2004 मतलब 100 साल इन्होंने जिया। 100 का मतलब ही वॉज लिस्टेड अमंग टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, ऑफ ऑल टाइम। अभी तक के जितने भी साइंटिस्ट हुए उनमें से टॉप 100 साइंटिस्ट में से एक थे अर्नस्ट मेयर। एक कौन थे? अर्नस्ट मेयर, क्योंकि इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा दिया डाइवर्सिटी में, और आगे देखेंगे इवोल्यूशन में भी अर्नस्ट मेयर साहब ने बहुत वर्क किया। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी कहा जाता है इनको। अब देखिए, अर्नस्ट मेयर को कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अर्नस्ट मेयर को कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये 20th सेंचुरी मतलब कितना हुआ? 1900 से लेके 2000 तक, सन 1900 से और सन 2000 तक इसको बोला जाता है 20th सेंचुरी। अब जैसे ये जो चल रहा है 2001 से कहाँ तक? 3000 तक। 2001 से 3000 तक इसको बोलेंगे 21वीं शताब्दी, मतलब 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी 21वीं शताब्दी। और 1900 से 2004 तक क्या था? 20th सेंचुरी मतलब 20वीं शताब्दी। क्या था? 20वीं शताब्दी। तो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, अर्नस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी क्यों कहा जाता था? क्योंकि डार्विन कैसे साइंटिस्ट थे? डार्विन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इवोल्यूशन पे काम किया था। डार्विन कैसे साइंटिस्ट थे? इवोल्यूशन पे काम किया था। जैसे जिराफ की गर्दन लंबी कैसी हुई, 12th में एक चैप्टर है इवोल्यूशन, उसमें आप पढ़ेंगे। और 10th में भी एक चैप्टर था जिसमें बताया गया था कि जिराफ की गर्दन लंबी हुई, कैसे हुई, तो उसको कौन से साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया? डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। तो डार्विन ने इवोल्यूशन पर काम किया, इसीलिए अर्नस्ट मेयर साहब ने भी इवोल्यूशन पे बहुत सारा वर्क किया, इसीलिए इनको कहा गया डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी क्यों? बिकॉज he worked on evolution too, क्योंकि इन्होंने इवोल्यूशन पे भी थोड़ा बहुत वर्क किया, इसीलिए डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इनको बोला गया। ये लिख लेंगे अर्नस्ट मेयर के बारे में। अब देखिए, साइंटिस्ट के बारे में बस इतना ही समझ लीजिए, इतना बहुत है। इनको और एक बोला जाता है, इनको ट्रिपल क्राउन दिया गया था। ट्रिपल क्राउन दिया गया था। जो अर्नस्ट मेयर साहब थे इनको ट्रिपल क्राउन के नाम से जाना गया था, क्योंकि इनको 3 प्राइज मिले थे। 3 प्राइज मिले थे, इसीलिए इनको ट्रिपल क्राउन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अर्नस्ट मेयर को। तो वो एक चीज जाने रहिए आप बस। अब देखिए, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स का पहला चैप्टर है लिविंग वर्ड। पहला चैप्टर क्या है आपका? लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जितनी भी लिविंग चीजें हैं उसमें कैसे क्या होता है, कैसे ग्रोथ होता है, कैसे रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसा कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है, ये सब चीज़ें देखेंगे। इसमें मेनली हम लोग 5 चीज़ें पढ़ेंगे। मेनली हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे? 5 चीज़ें। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें देखेंगे कि किस लिविंग में कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं और नॉन लिविंग में क्या पाया जा रहा है,
कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और कौन सा डिफाइनिंग फीचर है। तो देखिए, लिविंग वर्ड, कोई भी चीज लिविंग कब बोली जाएगी, कोई भी चीज लिविंग कब बोली जाएगी, या जैसे हम लोग हैं तो हम लोग लिविंग कब बोले जाएंगे, जब हम लोगों में कुछ क्वालिटी होंगी, हम लोगों में कुछ क्वालिटी होंगी। जैसे कौन सी क्वालिटी, लिविंग कब बोले जाएंगे, या तो वो प्लांट होगा, एनिमल्स होगा, बैक्टीरिया होगा, फंजाई होगा, प्रोटिस्टा होगा, ये सारी चीजें लिविंग कब बोली जाएंगी, जब इनमें ये सारी चीजें क्वालिटी होंगी, जब इनमें ये क्वालिटी होंगी। जैसे वो अगर ग्रो कर रहा है, मतलब उसमें अगर ग्रोथ पाई जा रही है तो वो लिविंग होगा, लिविंग होगा। ऐसा नहीं है कि वो लिविंग होगा ही, अगर ग्रोथ पाया जाएगा तो वो लिविंग होगा ही नहीं, वो लिविंग हो सकता है, ये क्वालिटी पाई जा सकती है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन अगर कर रहा है तो वो लिविंग हो सकता है, ठीक। अब देखिए, ग्रोथ कर सकता है तो वो लिविंग हो सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है तो वो लिविंग हो सकता है। इंटरैक्ट एंड इमरजेंस, ये क्या है, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस। देखिए इसका मतलब, देखिए ग्रो कर रही है अगर कोई बॉडी तो वो लिविंग है, ठीक है। और अगर कोई ग्रो कर रही है तो नॉन लिविंग भी ग्रो कर सकता है, तो मतलब ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पाया गया अगर तो वो लिविंग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो लिविंग ही होगा, नहीं। देखिए, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस, इंटरैक्ट मतलब होता है, जैसे सेल है, सेल, अब सेल से क्या बनता है, टिश्यू, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, सेल से टिश्यू। मेनी सेल्स मिलके इंटरैक्ट हुई, क्या हुई, इंटरैक्ट। ये देखिए, बहुत सारी सेल्स इंटरैक्ट हुई, मतलब बहुत सारी सेल्स आपस में मिली और वो क्या बना ली, टिश्यू। बहुत सारी सेल्स इंटरैक्ट होके एक चीज इमर्ज हुआ, जब ये बहुत सारी सेल इंटरैक्ट हुई, आपस में मिली, तो एक चीज इमर्ज हुआ, मतलब एक चीज निखर के सामने आया और उसको बोला गया टिश्यू। ये क्या है, इमरजेंस, इमरजेंस। अब ये इमरजेंस किसके रिस्पेक्ट में है, ये टिश्यू है, टिश्यू किससे बना है, बहुत सारे सेल से, तो ये इमरजेंस इस सेल के रिस्पेक्ट में है। अब देखिए, अगर देखिए टिश्यू है, बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे, मेनी टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन। अब बहुत सारे टिश्यू क्या हुए, इंटरैक्ट हुए, बहुत सारे टिश्यू इंटरैक्ट हुए। जब बहुत सारे टिश्यू इंटरैक्ट होते हैं तो क्या एक इमर्ज होता है, एक चीज इमर्ज होके बाहर आती है, उसको क्या बोला गया, ऑर्गन। तो इसको क्या बोला जाएगा, इमरजेंस, इमरजेंस। वही लिखा है, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस। ये सारी क्वालिटी लिविंग चीजों में पाई जाती हैं। ये टिश्यू इस ऑर्गन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, इंटरैक्ट होता है। ये टिश्यू इस ऑर्गन के रिस्पेक्ट में इंटरैक्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे टिश्यू इंटरैक्ट होके ऑर्गन बनाएंगे। अब देखिए, यही टिश्यू इस सेल के रिस्पेक्ट में इमरजेंस होता है, क्योंकि ये टिश्यू इमर्ज हुआ है बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ। इसीलिए अगर ऑर्गन की बात करें, ऑर्गन, अब बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। देखिए, ऑर्गन में ये ऑर्गन जो होते हैं मेनी, अब वहां पे बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बना, यहाँ पे कई सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो कई सारे ऑर्गन इंटरैक्ट हुए, कई सारे ऑर्गन इंटरैक्ट हुए और क्या बना लिया, ऑर्गन सिस्टम। तो ये ऑर्गन सिस्टम इस ऑर्गन के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, इमरजेंस, क्योंकि ये ऑर्गन से, कई सारे ऑर्गन से इमर्ज हुआ है, कई सारे ऑर्गन के इंटरैक्शन से
इमर्ज हुआ है कौन, ऑर्गन सिस्टम। ये क्या है, इमरजेंस। क्या है, इमरजेंस। ये लिखेंगे। फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये सारी चीजें समझाते हैं, अभी समझाएंगे। ये लिख लेंगे। अब देखिए, इंटरैक्ट और इमरजेंस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस, ये सब लिविंग में पाई जाएंगी। और एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, इसका क्या मतलब हुआ, रेप्लिकेशन मतलब होता है एक से दो होना। एबिलिटी टू सेल्फ मतलब ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि सेल खुद एक से दो हो सके। और सेल एक से दो कब होंगे, जब उनके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। जब डीएनए पहले एक से दो होगा, फिर सेल भी डिवाइड होके एक से दो हो जाएंगी। तो यहाँ पे एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट का इनडायरेक्ट रिलेशन किससे हुआ, डीएनए से। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए भी हो सकता है, क्योंकि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, लेकिन होता लिविंग में ही है। तो आरएनए रेप्लिकेशन भी हो सकता है, आरएनए रेप्लिकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन। क्या क्या, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस, और एबिलिटी टू रेप्लिकेशन या एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। देखिए, मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है। क्या, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या चीज होती है, मेटाबॉलिज्म क्या चीज होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, मान लीजिए ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, ये कोई सेल मैंने बनाई, ऐसे रफ डायग्राम बनाया, ये कोई सेल है, इसके अंदर ये होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए या तो आरएनए। ये कोई सेल है और इस सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक, अब इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती हैं, जिससे क्या बनते हैं, एंजाइम बनते हैं। और उस एंजाइम का वर्क क्या होता है, हमारी बॉडी को लिविंग स्टेट में बनाए रखना। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ करता है, मेटाबॉलिज्म। इस साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिज्म होता है। इस साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। तो मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये मेटाबॉलिज्म दो टाइप की हो सकती हैं, मेटाबॉलिज्म दो टाइप की हो सकती हैं, या तो वो होगी कैटाबॉलिज्म या होंगी एनाबॉलिज्म। इन दोनों को मिला के बोला जाता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। अब देखिए, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये मान लीजिए कोई बड़ी चीज थी, कोई एक बड़ा पार्टिकल था, इसको ऐसे काट दिया, ऐसे काट काट के किसमें बदल गया, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में बट गया। इसको काट काट के छोटे पार्टिकल में बांट दिया। ये क्या था, कोई लार्ज पार्टिकल था। क्या था ये, लार्ज पार्टिकल। इसको काट काट के कैटाबॉलिज्म कर दिया, मतलब इसी को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। कोई लार्ज पार्टिकल को काट के छोटे पार्टिकल में बदल दो, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसको बोला जाएगा कैटाबॉलिज्म। ये क्या हो गया, लार्ज से स्मॉल में चेंज हो गया। ठीक, एनाबॉलिज्म जो होता है ये जस्ट अपोजिट होता है कैटाबॉलिज्म का। इसमें क्या होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनको मिला के एक बड़ा पार्टिकल्स बनाया जाता है। इसमें जस्ट अपोजिट होता है,
स्मॉल से क्या बना गया, लार्ज। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या होते हैं, इन दोनों को मिला के आपस में बोला जाता है, इन दोनों को आपस में मिला के बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। ये कहाँ चलती हैं? मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इस मेटाबॉलिज्म में रिएक्शन चलती है जिसको बोला जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती हैं। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। ये लिख लेंगे इन साइटोप्लाज्म, ठीक। ये लिखेंगे अभी। लिविंग चीजों में क्या क्या हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस हो सकता है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है, मेटाबॉलिज्म हो सकता है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो आप समझते होंगे, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस अभी मैंने बताया, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट ये बताया, या तो डीएनए या तो आरएनए रेप्लिकेशन। और मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इन साइटोप्लाज्म और सॉरी मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होती है, इन साइटोप्लाज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती हैं। क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती हैं। तो ये सब कुछ क्वालिटी हैं जो एक चीज को या एक किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती हैं, उसमें ये सारी क्वालिटी पाई जाएंगी। अगर ये क्वालिटी पाई जाएंगी तो वो लिविंग हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लिविंग हो सकता है, क्योंकि बायो में एक्सेप्शंस भी बहुत हैं। देखिए इसमें हम लोग मेनली दो चीजों को पढ़ेंगे। एक तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और एक पढ़ेंगे डिफाइनिंग फीचर, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर और एक डिफाइनिंग फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो होता है, मतलब इसमें ये होगा कि हाँ ऐसे कैरेक्टर पाए जाएंगे, अगर ऐसे कैरेक्टर पाए जाएंगे तो वो लिविंग हो सकता है। डिफाइनिंग फीचर ये होता है कि वो केवल और केवल लिविंग में ही पाया जाए और सारे लिविंग में पाया जाएगा। केवल और केवल लिविंग में पाया जाएगा और सारे लिविंग में पाया जाएगा। समझ में आया? डिफाइनिंग फीचर मतलब वो केवल लिविंग में पाया जाएगा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा और सारे लिविंग्स में पाया जाएगा। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होते हैं वो लिविंग में भी होगा, नॉन लिविंग में भी होगा और कुछ लिविंग में होगा भी नहीं। तो ये केवल कैरेक्टर बताता है कि लिविंग में भी पाया जा सकता है। तो यहां पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यहां पे क्या आएगा, कैरेक्टर दैट फाउंड इन लिविंग बीइंग्स, कैरेक्टर दैट फाउंड इन लिविंग बीइंग्स। तो ये क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब देखिए इसमें मेनी हैव एक्सेप्शन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर में मेनी हैव एक्सेप्शन, एक्सेप्शन भी हैं इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर में, एक्सेप्शन भी हैं। मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे हैं जो लिविंग में भी पाए जाएंगे और नॉन लिविंग में भी पाए जाएंगे, और ऐसे फीचर भी हैं जो लिविंग में भी नहीं पाए जाएंगे, बाकी लिविंग में पाए जाएंगे लेकिन सारे में नहीं पाए जाएंगे। तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे हैं, मेनी हैव एक्सेप्शन, अभी समझाएंगे समझ में आ जाएगा। एक्सेप्शन मतलब होता है जो आइडियली होता है उस आइडियल के रूल को ओबे ना करे, उस रूल को फॉलो ना करे, उसके अगेंस्ट हो जाए, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। अब देखिए मेनी हैव एक्सेप्शन
और ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं इसमें एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि ऑल्सो फाउंड इन नॉन लिविंग, ऑल्सो फाउंड इन नॉन लिविंग। अच्छा, ये लिविंग में तो पाए ही जाते हैं और सारे लिविंग में पाए भी नहीं जाएंगे, और नॉन लिविंग में भी पाए जाते हैं। क्या ये लिविंग में तो पाए जाएंगे और नॉन लिविंग में भी पाए जाएंगे, लेकिन सारे लिविंग में भी नहीं पाए जाएंगे। जो डिफाइनिंग फीचर होता है, डिफाइनिंग फीचर की अगर बात करें, एक्सक्लूसिव फीचर, एक्सक्लूसिव फीचर that only found in living beings, found in, यहां पे लिखेंगे फाउंड इन के बाद ऑल लिविंग बीइंग्स, ऑल लिविंग बीइंग्स। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सक्लूसिव फीचर, एक्सक्लूसिव फीचर मतलब क्या होता है? केवल उसी में, पार्टिकुलर उसी में पाए जाएं, उसके अलावा और किसी चीज में ना पाए जाएं, उसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव फीचर। एक्सक्लूसिव फीचर जैसे मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो मैमल्स का एक्सक्लूसिव फीचर होता है। मेमोरी ग्लैंड मैमल्स के अलावा और किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी फाइलम में नहीं पाया जाता है। मेमोरी ग्लैंड के ही नाम पे क्या पड़ा? मैमल्स ग्रुप पड़ा। तो एक्सक्लूसिव फीचर, ऐसे एक्सक्लूसिव फीचर पाए जाते हैं जो केवल और केवल लिविंग में होंगे और सारे, ये क्या लिखा है? ऑल। बायो में इस ऑल पे ध्यान दीजिएगा, इस ऑल पे ध्यान दीजिएगा, और ऑल्सो, ऑल्सो, ऑल, सम, ये सारे वर्ड्स बहुत कंफ्यूज करेंगे। एक्सक्लूसिव फीचर दैट ओनली फाउंड इन, दैट ओनली किस में पाया जाएगा? लिविंग बीइंग्स। और कैसे लिविंग बीइंग्स? ऑल, सारे लिविंग बीइंग्स में पाया जाएगा, उसको बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर। ऐसा फीचर, ऐसा करेक्टर जो सारे लिविंग बीइंग्स में पाया जाएगा और वो केवल लिविंग में होगा, उसको क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। और ऐसी प्रॉपर्टी, यहां पे इस फीचर को आप प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी, विशेषताएं। इस फीचर को क्या लिख सकते हैं? प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी, विशेषताएं। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब क्या होता है? मतलब ऐसे कैरेक्टर जो लिविंग में भी पाए जाते हैं, नॉन लिविंग में भी पाए जाएंगे और सारे लिविंग में भी नहीं पाए जाएंगे। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस आएंगे और उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। डिफाइनिंग में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे ये भी लिख लेंगे, नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन फाउंड। ठीक, नो एक्सेप्शन फाउंड। अब देखिए, अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर की बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में दो फीचर आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या फीचर में हमारे पास दो प्रॉपर्टी आएंगी, एक ग्रोथ और एक रिप्रोडक्शन। क्या क्या? इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक आएगा आपका ग्रोथ और एक आएगा रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। क्यों? क्यों? क्योंकि सर ग्रोथ तो केवल लिविंग में होती है। नहीं, ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होती है। जैसे आप लोग माउंटेन देखते होंगे, रेत के टीले देखते होंगे, उसके ऊपर ग्रोथ होती जाती है, मिट्टी धूल जमती जाती है, तो उस पर ग्रोथ हुआ। और वो कैसा ग्रोथ हुआ? आउटसाइड या इनसाइड से? आउटसाइड से ग्रोथ हुआ और वो माउंटेन बनता गया। रेत के टीले से वो क्या बनता गया? माउंटेन बन गया। तो उस पर एक्सटर्नल ग्रोथ हुई, लेकिन ग्रोथ हुई, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हुई। अब रिप्रोडक्शन, सर रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में कहाँ होगा? नहीं, रिप्रोडक्शन
केवल लिविंग में होता है, रिप्रोडक्शन केवल लिविंग में ही होता है। लेकिन कुछ इनफर्टाइल ह्यूमंस पाए जाते हैं ना, सुने हो इनफर्टाइल ह्यूमन, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? इसीलिए रिप्रोडक्शन और ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ, डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ। अगर हम लोग डिफाइनिंग फीचर की बात करें तो इसमें मेनली हम लोग 3 प्रॉपर्टी देखेंगे। एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। दूसरा मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म कहाँ होती थी? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, अभी मैंने बताया था सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। तीसरा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस क्या चीज है? कॉन्शियसनेस क्या चीज है? कॉन्शियसनेस, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? चेतना। सर ये क्या है? मतलब किसी भी चीज को तुम अनुभव कर सकते हो या नहीं। मान लो तुमने मुझे छुआ, ऐसे छुआ, ठीक, तो ये मुझे पता लग गया कि किसी ने मुझे छुआ, इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस, ठीक। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तीनों चीजें सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाएंगी और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं पाए जाएंगे। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ग्रोथ जो होता है वो लिविंग में भी पाया जाएगा, नॉन लिविंग में भी पाया जाएगा। रिप्रोडक्शन सारे लिविंग में नहीं पाया जाएगा। ये ग्रोथ डिफाइनिंग क्यों नहीं बन पाया? ग्रोथ डिफाइनिंग क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि ये लिविंग में भी पाया गया और नॉन लिविंग में भी पाया गया। रिप्रोडक्शन क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन सारे लिविंग में नहीं हो पाया था, सारे लिविंग्स में नहीं हो पाया था। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर लेते तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आया? IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर लेते तो IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये दोनों लिख लेंगे इतना। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में। पहले हम लोग ग्रोथ के बारे में देखेंगे। अच्छा, ये तो पता चल गया ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसको बोलते हैं और डिफाइनिंग फीचर किसको बोलते हैं, पता चल गया। अब आगे देखेंगे ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, ग्रोथ देख, ग्रोथ ग्रोथ क्या था? कैरेक्टरिस्टिक था या डिफाइनिंग? ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर सकता है क्योंकि ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाई जाएगी। तो ग्रोथ लिविंग में भी देखेंगे, नॉन लिविंग में भी देखेंगे। इन नॉन लिविंग, ग्रोथ किसमें? नॉन लिविंग में। और ग्रोथ इन लिविंग, इन लिविंग। अच्छा, ये ग्रोथ क्या है? नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर या नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बिकॉज, क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज फाउंड इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिकॉज इट इज फाउंड in both
इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ग्रोथ क्या है? डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तो है, ठीक है, मैंने मान लिया कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ठीक, ये एक कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाई जाएगी। नॉट अ डिफाइनिंग फीचर बिकॉज इट इज फाउंड इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखिए, अगर हम लोग नॉन लिविंग में ग्रोथ की बात करें, नॉन लिविंग में ग्रोथ होता है आउटसाइड, बाहर की साइड से, उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से ग्रोथ होता है। और लिविंग में कैसा ग्रोथ होता है? हम लोगों के अंदर से ग्रोथ होता है, अंदर से मेटाबॉलिज्म चलता रहता है और अंदर चीजें बनती रहती हैं, तो अंदर से ग्रोथ होता है। लिविंग चीजों में इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है। इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब अंदरूनी ग्रोथ, अंदर से ग्रोथ होता है। और नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। तो यहां पे लिखेंगे नॉन लिविंग में और लिविंग में। नॉन लिविंग में इंट्रिंसिक ग्रोथ, कैसा ग्रोथ? ये सॉरी, नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ आर फाउंड। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मतलब, इसका मतलब लिखेंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मतलब ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से ग्रोथ होता है, बाहर से ग्रोथ होता है। इसी के कंपैरिजन में जब इधर लिखेंगे तो यहां पे होगा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ आर फाउंड, यहां पे होगा इंट्रिंसिक ग्रोथ आर फाउंड। इंट्रिंसिक ग्रोथ आर फाउंड। इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, और यहां पे ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड मतलब इंटरनल ग्रोथ। यहां पे इंटरनल ग्रोथ होती है, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड या इंटरनल ग्रोथ या इंट्रिंसिक ग्रोथ, ये सभी चीजें एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ या ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड या एक्सटर्नल ग्रोथ, इसी को लिख देंगे एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ आर फाउंड मतलब ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड इंटरनल ग्रोथ, और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ आर फाउंड ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड एक्सटर्नल ग्रोथ। ये किसमें होगा? नॉन लिविंग में, और ये लिविंग में। नॉन लिविंग में और लिविंग में। अब देखिए, नॉन लिविंग में क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एक रेत का टीला था, ये एक रेत का टीला था, ठीक, पहले इतना ही बड़ा था, इसके सरफेस पे आके धूल जमने लगी, सरफेस पे आके धूल जमने लगी, सरफेस पे बाहर से, इसीलिए एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोला गया। इसके सरफेस पे आके धूल जमने लगी और धीरे धीरे ये एक माउंटेन बन गया। तो कैसे? सरफेस पे आके धूल जमने लगी। इसी को बोलेंगे सरफेस फिनोमिना। इसी को क्या बोलेंगे? सरफेस फिनोमिना। नॉन लिविंग में जो एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है, इसी को हम लोग बोल देंगे, कैसी फिनोमिना है ये? सरफेस फिनोमिना। ये कैसी फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना। सरफेस पे ग्रोथ हो रही है, किस पे? नॉन लिविंग में, ठीक। और अगर लिविंग की बात करें तो इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रहा है। लिविंग में कैसा ग्रोथ हो रहा है? इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रहा है। ये क्या होगा? इंटरनल ग्रोथ हो रहा है।
तो इसी को हम लोग बोल देंगे इंटरनल फिनोमिना, इंटरनल फिनोमिना। इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ कहां से हो रहा है? अंदर से, इसी को बोलेंगे इंटरनल फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना या एक्सटर्नल फिनोमिना। क्या? एक्सटर्नल फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना या एक्सटर्नल फिनोमिना। इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही तो इंटरनल फिनोमिना, इंटरनल फिनोमिना। अब यहां पे नॉन लिविंग में ग्रोथ हो गई, लिविंग में ग्रोथ हो गई। अब लिविंग में देखेंगे, लिविंग में देखेंगे यहां पे सिंथेसाइज ऑफ मटेरियल भी होता है। नॉन लिविंग में सिंथेसिस ऑफ मटेरियल नहीं होगा, लिविंग में हमारे अंदर ग्रोथ होता रहता है और मटेरियल्स भी बनते रहते हैं। लेकिन नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी मटेरियल नहीं बनता है, केवल आउटसाइड से ग्रोथ होता है। लिविंग में मटेरियल्स भी बनते हैं। देखिए अगर हम लोग नॉन लिविंग की बात करें, नॉन लिविंग में मटेरियल्स नॉट फॉर्म्ड। अगर कोई भी मटेरियल बनने लगता तो वो तो लिविंग हो जाती। समझ में आया? लिविंग में क्या होता है? लिविंग में मटेरियल्स फॉर्म्ड होते हैं, मटेरियल्स आर फॉर्म्ड। लिविंग में मटेरियल्स फॉर्म्ड होते हैं। अब कौन से मटेरियल लिविंग में फॉर्म्ड होते हैं वो देखेंगे, वो आगे देखेंगे। ग्रोथ के बारे में बता दिया, नॉन लिविंग में भी होगा, लिविंग में भी होगा। ठीक, अब देखिए अब यहां पे देखेंगे लिविंग चीजों में कौन से मटेरियल फॉर्म होते हैं। मटेरियल्स फॉर्म इन लिविंग। अगर कोई चीज लिविंग है तो उसमें मटेरियल फॉर्म्ड होगा, और मटेरियल फॉर्म्ड हो रहा है तो कैसा मटेरियल फॉर्म्ड होगा? दो टाइप का मटेरियल होगा, फॉर्म्ड होगा। एक एपोप्लास्टिक मटेरियल और एक सिम्प्लास्टिक मटेरियल। एक एपोप्लास्टिक मटेरियल और एक सिम्प्लास्टिक मटेरियल। दो टाइप का मटेरियल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें फॉर्म होगा, एक एपोप्लास्टिक और एक सिम्प्लास्टिक। एपोप्लास्टिक मटेरियल, एपोप्लास्टिक मटेरियल और सिम्प्लास्टिक मटेरियल। एपोप्लास्टिक मटेरियल जो होंगे, एपोप्लास्टिक जो मटेरियल होंगे ये नॉन लिविंग होंगे। एपोप्लास्टिक मटेरियल नॉन लिविंग होंगे और सिम्प्लास्टिक मटेरियल लिविंग होंगे। देखिए अगर बायो में कोई भी चीज नॉन लिविंग है लेकिन वो तब भी पाई जा रही है, इसका मतलब वो किस चीज में वर्क करेगी? नॉन लिविंग है मतलब वो कोई काम तो नहीं कर पाएगी। इसका मतलब वो केवल और केवल क्या प्रोवाइड करेगी? प्रोटेक्शन। केवल और केवल प्रोटेक्शन, बाहरी आघातों से रक्षा करेगी। तो ये नॉन लिविंग है तो ये क्या करेंगे? प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अगर ये नॉन लिविंग है तो इसका काम क्या होगा? तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अच्छा, इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखेंगे। इसका एग्जांपल है सेल वॉल। सेल वॉल। अच्छा सर ये सेल वॉल नॉन लिविंग होती है? हाँ,
सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, मतलब सेल वॉल केवल प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड कर पाएगी, सेल वॉल केवल प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड कर पाएगी। तो ये क्या करेगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। सेल सेल वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। हाँ, अब देखिए सेल वॉल जो होता है वो फुल्ली परमेएबल होता है। अगर कोई सेल है तो उसकी सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। वो सेल वॉल प्लांट्स में पाया जाएगा, फंगस में पाया जाएगा, मोनेरल्स में पाया जाएगा। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है, हम लोग में सेल वॉल एब्सेंट होता है, पूरी तरीके से एब्सेंट। तो ये जो सेल वॉल होती है ये फुल्ली परमेएबल होती है। सेल के सेल वॉल से कुछ भी अंदर आ सकता है, यहाँ से कुछ भी बाहर जा सकता है बिना किसी परमिशन के। क्योंकि सेल वॉल क्या होती है, ये सेल वॉल जो होती है ये क्या होंगी, फुल्ली परमेएबल। परमेएबल मतलब जो पारदर्शी होती हैं, आर पार दिख सके, इसके बाहर कुछ भी जा सकता है, इसके बाहर कुछ भी आ सकता है, फुल्ली परमेएबल। कौन, सेल वॉल। सिम प्लास्टिक मटेरियल में क्या क्या आ सकता है, देखिए इसमें लिविंग चीजें आएंगी, लिविंग चीजें आएंगी, सिम प्लास्टिक मटेरियल में लिविंग चीजें आएंगी। तो यहां पे आपका आ जाएगा एक तो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में सेल के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, उसको कोशिकांग भी बोलते हैं हिंदी में। तो सेल ऑर्गेनेल्स जो होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स, ये क्या होंगी, लिविंग। लिविंग को ही क्या बोला जाता है, सिम प्लास्टिक मटेरियल, जो लिविंग बींग्स में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जो बनता है मटेरियल। और कैसे बनता है, जब ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती जाती है और ये एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक मटेरियल बनते जाते हैं। नई सेल बनी, ग्रोथ होकर नई सेल बनी, उस नई सेल का सेल वॉल भी बनेगा, सेल मेम्ब्रेन भी बनेगा, सेल ऑर्गेनेल्स भी बनेंगे, साइटोप्लाज्म भी बनेंगे, साइटोप्लाज्म भी बनेंगे। समझ में आया, एपोप्लास्टिक मटेरियल और सिम्प्लास्टिक मटेरियल, ये लिख लेंगे दोनों। अब देखेंगे प्लांट में ग्रोथ कैसी होती है और एनिमल्स में ग्रोथ कैसी होती है। देखिए ये तो हो गया मटेरियल की बात, ये तो हो गया मटेरियल की बात। अगर हम लोग देखें ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, देखिए ये ग्रोथ लिखा है यहाँ पे, ठीक। अब ग्रोथ इन प्लांट्स, ग्रोथ इन एनिमल्स। इन प्लांट्स की अगर बात करें, इन एनिमल्स की अगर बात करें तो अब देखिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूनिसेलुलर, ग्रोथ सब में, यूनि में भी और मल्टी, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। यहां पे देख लीजिए, इन यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म में केवल एक ही सेल पाया जाता है। इन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर जैसे हम लोग, बोथ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बोथ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म,
यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और सेल डिवीजन सिनोनिमस होता है। समझ में आया? ग्रोथ और सेल डिवीजन, सेल डिवाइड होते होते ग्रोथ होती है मल्टी और यूनिसेलुलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म में। यहां पे ग्रोथ एंड सेल डिवीजन आर साइनोनिम्स। साइनोनिम्स मतलब दोनों को एक ही बोला जा सकता है। ठीक, ग्रोथ और सेल डिवीजन बोला है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नहीं। ग्रोथ, ये ध्यान देना, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। ग्रोथ और सेल डिवीजन आर सिनोनिमस इन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, अगर ग्रोथ हो रही है प्लांट में और एनिमल्स में, मतलब सेल डिवाइड होंगे प्लांट्स में और एनिमल्स में, तभी तो ग्रोथ होगा। ठीक, ग्रोथ प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में होगा, लेकिन प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ होती है। वो लगातार प्लांट्स में ग्रोथ चलती रहती है, क्योंकि प्लांट्स में सेल डिवीजन कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। प्लांट्स में सेल डिवीजन कॉन्टिन्यूअस होता है, इसीलिए प्लांट्स में ग्रोथ भी इनडिटर्मिनेट होता है, जिसको डिटर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो डिटर्मिनेट होती है अप टू सर्टेन एज। एक एज तक ही ग्रोथ होती है, क्योंकि एक एज तक ही सेल डिवीजन पाया जाता है एनिमल्स में, एक्सेप्ट कुछ टिश्यू को छोड़कर, कुछ हमारे अंग के कुछ पार्ट को छोड़कर जो रिपेयर का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे कहीं कट लग गया, अब वो कट अगर लग गया तो वो ऐसा थोड़ी है कि वो कट लगा ही रह जाएगा, नहीं, उस जगह सेल डिवीजन होगा, उस जगह फिर से ग्रोथ हुई और वो रिपेयर कर गया। तो ऐसा कुछ ही टिश्यू में पाया जाएगा एनिमल्स के, और प्लांट्स के सारे टिश्यू में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, मतलब हमेशा सेल डिवाइड होती रहती है। तो ग्रोथ इन प्लांट्स और ग्रोथ इन एनिमल्स लिखेंगे इनडिटर्मिनेट ग्रोथ फाउंड। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ फाउंड। अब ये बताइए कि प्लांट में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि सेल डिवीजन फाउंड थ्रू आउट द लाइफ। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ प्लांट में क्यों होती है? क्योंकि बिकॉज सेल डिवीजन इन plants found throughout the life, ठीक, क्योंकि प्लांट्स में जो सेल डिवीजन होती है वो हमेशा चलती रहती है, इसलिए ग्रोथ भी हमेशा चलती रहती है, उसी को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में क्या होता है? डिटर्मिनेट ग्रोथ। अच्छा, इसमें डिटर्मिनेट ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि डिटर्मिनेट ग्रोथ मतलब ऐसा ग्रोथ जिसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस एज तक ग्रोथ होगी। बिकॉज सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स फाउंड अप टू सर्टेन एज। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया एक ह्यूमन का, उसके हमारे ह्यूमन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे लिखा फाउंड अप टू अ सर्टेन एज। ठीक, हम लोगों में एक फिक्स एज तक ही ग्रोथ होती है,
जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ, क्योंकि सेल डिवीजन भी सर्टेन एज तक ही होती है, हम लोगों में पूरी लाइफ ग्रोथ नहीं होती है, इसीलिए डिटर्मिनेट ग्रोथ होगा एनिमल्स में और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होगा किसमें, प्लांट्स में। अगर एनिमल्स की बात करें तो अभी मैंने क्या बोला था, कुछ टिश्यू में ग्रोथ हमेशा होती रहती है, और कौन से टिश्यू, जो रिपेयर का काम करते हैं। तो यहां पे भी लिखेंगे ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस फाउंड in that tissue which replace lost part। ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस उस टिश्यू में होगा जो जैसे कोई पार्ट नहीं है उसको रिप्लेस कर सकेगा, तो उस टिश्यू में ग्रोथ होगी। मतलब ऐसा कौन सा टिश्यू होगा जो रिपेयर करने का काम करेगा, जो रिपेयर फिर से बनाने का काम करेगा, रीजेनरेशन। ठीक, ये ग्रोथ आपका हो गया प्लांट्स में और एनिमल्स में। ये किसमें ग्रोथ हुआ, प्लांट्स में और एनिमल्स में। अब अगर हम देखें ग्रोथ यूनिसेलुलर में और मल्टी सेलुलर में। अच्छा, ये जो ग्रोथ है प्लांट्स और एनिमल्स, ये प्लांट और एनिमल्स क्या हैं, मल्टी सेलुलर। ये जो प्लांट्स हैं और ये एनिमल्स हैं, दोनों क्या हैं, आपके मल्टी सेलुलर हैं। ये सारी चीजें हम बताएंगे जो इसका नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हम सारी चीजें समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब ग्रोथ अगर हम देखें यूनिसेलुलर में, यूनिसेलुलर में भी तो ग्रोथ होगा ना, क्योंकि वो भी एक लिविंग है, क्योंकि वो भी सेल से बना है, इसीलिए उसका नाम पड़ा यूनिसेलुलर। देखिए, अगर हम लोग देखें ग्रोथ इन यूनिसेलुलर, ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, अमीबा। अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर, इसी को बोलेंगे सिंगल सेल, क्योंकि एक ही सेल से बना है, तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब अमीबा में क्या होता है, अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करती है, इसमें पाया जाता है बाइनरी फिजन। इसमें क्या पाया जाता है, बाइनरी फिजन। ये मान लीजिए अमीबा है, ये क्या है, अमीबा। ये एक सिंगल सेल होती है और इस एक सेल से दो सेल बन गया, इस एक सेल से दो सेल बन गया, इसकी ग्रोथ हुई, इस अमीबा की ग्रोथ हुई ना। ग्रोथ होना मतलब, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। समझ में आया? तो यहाँ पे नंबर बढ़ा, इसका मतलब ग्रोथ हुई, अमीबा में ग्रोथ हुई। क्या पाया गया यहाँ पे, बाइनरी फिजन। और ये जो बाइनरी फिजन है, ये एक टाइप का रिप्रोडक्शन है। ये क्या है, एक टाइप का क्या है, रिप्रोडक्शन है। इसका मतलब ग्रोथ भी हुआ, लेकिन ग्रोथ कैसे हुआ, रिप्रोडक्शन होते होते ग्रोथ हो गया। अच्छा, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट्स। इंक्लूसिव इवेंट्स मतलब दोनों एक साथ होते हैं, दोनों आपस में रिलेट करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे
इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन नहीं, वो तो यूनि और मल्टी दोनों में पाया जाएगा और वो एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। यहाँ पे अलग चीज है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली, दोनों म्यूचुअली मतलब दोनों आपस में, आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, ये क्या लिख दिए सर? नहीं, देखिए देखिए, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों म्यूचुअली मतलब आपस में इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कोई बता ही नहीं सकता कि ग्रोथ हुई है या रिप्रोडक्शन हुआ है, इसीलिए इन दोनों को इंक्लूसिव इवेंट्स बोला गया। किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ये लिखेंगे, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात आएगी वहां पे ग्रोथ होगा तो क्या होगा? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव इवेंट्स हो जाएंगे। अब देखिए, अगर हम यूनिसेलुलर को हटा के यहाँ पे लिख दे मल्टी सेलुलर, जैसे कि हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इतना याद रखिएगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होते हैं जो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। पहले लिखेंगे इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, growth and reproduction both are mutually exclusive events। क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, मतलब आप पहचान लोगे कि ये ग्रोथ हो रहा है या ये रिप्रोडक्शन हो रहा है। समझ में आया? तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, आपस में इनका कोई मेल जोल नहीं है, तो इसको बोला गया एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यूनिसेलुलर में यही ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होते थे? इंक्लूसिव इवेंट्स। तो यहां पे ग्रोथ की अगर बात करेंगे, ग्रोथ increase in mass, increase in mass and increase in number of cell are twin, मतलब ये दोनों are twin characteristics of growth, characteristics of growth। ठीक है सर। अब ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ, क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी पाया जा रहा था और लिविंग में भी, लेकिन सारे लिविंग में भी नहीं पाया गया, कुछ लिविंग में पाया गया। ठीक है, ग्रोथ, अगर किसी सेल का मास इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है,
और किसी सेल का नंबर बढ़ रहा है, तो इन दोनों कैरेक्टर को मिला के ग्रोथ बोला जाता है। ये दोनों कैरेक्टर को मिला के क्या बोला जाता है? ग्रोथ। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो आप समझ गए। ये लास्ट पॉइंट है, देख लीजिए, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक, अगर मैं बोल दूं, अगर मैं ये बोल दूं, ये सब हटा दें, उसके बाद देखिए, अगर मैं ये बोल दूं इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ, अच्छा, लिविंग में कैसी ग्रोथ हो रही थी? इंटरनल ग्रोथ। और नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ। ग्रोथ दो टाइप का हुआ, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अगर हम इंटरनल ग्रोथ बोलें, बताओ इंटरनल ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बींग्स की, सारे लिविंग बींग्स की, या नहीं है? तो यहां पे क्या होगा, केवल अगर इंटरनल ग्रोथ लिखा है, उसने मेंशन कर दिया ग्रोथ वो भी कौन सा? इंटरनल, तो ये क्या होगा? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है। रिप्रोडक्शन सारे में नहीं होता है, लेकिन ग्रोथ सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। और कैसी? इनसाइड ग्रोथ, अंदर से ग्रोथ होती है। तो इंटरनल ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? अगर केवल ग्रोथ बोलता तो डिफाइनिंग नहीं होता, कैरेक्टरिस्टिक तो होता, एक कैरेक्टर होता, लेकिन वो डिफाइन नहीं करता लिविंग को। इंटरनल ग्रोथ बोल दिया उसने मेंशन कर दिया क्या? इंटरनल। तो ये लिख लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, इंटरनल ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हमारा ग्रोथ वाला टॉपिक खत्म होता है। यहाँ पे हमारा ग्रोथ वाला टॉपिक खत्म होता है। अब इसके बाद बचेगा रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, और उसी कॉन्शियसनेस में आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक यही तक रखते हैं, अभी इंटरनल ग्रोथ तक, ठीक है। और एनसीईआरटी देखते रहेंगे बीच बीच में। एनसीईआरटी मस्ट इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है आगे किसी भी कंपटीशन के लिए, आगे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी सबसे मस्ट है। तो एनसीईआरटी देखते रहिए। समझ में आया? एनसीईआरटी देखते रहेंगे। और आज यहीं रखते हैं, ठीक। ओके, थैंक यू बच्चों।